नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं राकेश आपके लिए आज लेकर आया हूँ टेक्निकल डबली इलेक्ट्रीशियन सीरीज के तहत समस्त प्रकार की तकनीकी परीक्षाओं के लिए आयोजित होने वाली कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स जो हैं आईटीआई लेवल पर, इनके लिए एक बहुत ही गोल्डन कलेक्शन है। तो ये वायरिंग सब्जेक्ट से संबंधित डेली अलग अलग यूनिट्स से मैं आपके सामने एक प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी कि सीक्वेंस में आपके लिए शॉर्ट वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो सभी तकनीकी साथियों से या जो भी अनुभवी लोग हैं तो उनसे आप मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छा इसमें अच्छे इम्प्रूवमेंट करके लेटेस्ट वीडियोज़ लेकर आता रहूं। तो आज का टॉपिक जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स है, यानी कि इसके बारे में मैंने इससे पहले जो वीडियोज़ अपलोड किए थे उनमें मैंने बता रखा है। आईईआर के बारे में एक अलग से वीडियो मिल जाएगा आपको, और आपका आईएसआई के बारे में आपको अलग से एक वीडियो मिलेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो एज पर आईईआर या आईएसआई या नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड, इसके अकॉर्डिंग जितने भी नियम हैं उनके ऊपर आधारित है। तो टॉपिक का नाम है घरेलू या औद्योगिक वायरिंग, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक परिचय बताने जा रहा हूँ। तो घरेलू औद्योगिक वायरिंग के बारे में, जिसको हम वायरिंग प्रणाली भी कह सकते हैं। और इसके बाद में मैं आपके लिए वायरिंग से संबंधित लगातार अपडेट्स में लेकर आता रहूँगा। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का टॉपिक आपके लिए है वायरिंग प्रणाली। वायरिंग प्रणाली में आपको ज़रूर याद होगा कि आपके आईई जो नियम है 732 इसका कोड है, 1983 इसका वर्जन है कि उस टाइम ये लॉन्च हुआ था। और आपके इनको बोलते हैं हम बीआईएस नियम, जो आईईआर या आईएसआई नियम एक जैसे ही हैं। तो इनको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नियम भी बोलते हैं या एज पर आईएस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ टर्म्स जो हैं आपको डिटेल से मिल जाएंगी मेरे पिछले वीडियोज़ में। तो थोड़ा सा एक आइडिया है कि वायरिंग से संबंधित, तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कलर कोड है एसी सर्किट और डीसी सर्किट के लिए। एसी सर्किट के लिए आपके पास 4 वायर अवेलेबल होते हैं, जो का 4 कलर कोड हैं RYBN। तो ये आपका प्रॉपर सीक्वेंस है, इसको आप नोट रखें। RYB तीनों फेज के लिए हैं और न्यूट्रल के लिए N। तो यहाँ के फेज कलर जो हैं देख पा रहे हो, रेड, येलो, ब्लू, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। डीसी सर्किट में है रेड, ब्लू और न्यूट्रल के लिए वही ब्लैक। तो न्यूट्रल के लिए कॉमन है दोनों जगह। अब अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग वैसे दो तरह से होती है आपकी, एक लो वोल्टेज सिस्टम और एक हाई वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज सिस्टम में। तो आपकी जैसे अर्थिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिंगल फेज और 3 फेज सिस्टम में। तो सिंगल फेज सिस्टम में एक अर्थिंग पॉइंट करने की ज़रूरत होती है, और 3 फेज सिस्टम में आपको 2 पॉइंट अर्थ करने की ज़रूरत होती है। वैसे बेसिकली वो ये लो वोल्टेज के केस में होती है। अगर वोल्टेज 250 वोल्ट तक है तो एक अर्थिंग ज़रूरी है, और 250 वोल्ट से ऊपर है तो आपके ड्यूल अर्थ होना ज़रूरी है। और सिलेक्शन ऑफ वायरिंग आज का टॉपिक से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, जैसे वायरिंग लंबे टाइम तक स्थायित्व होना चाहिए उसका, वायरिंग वातावरण से, नमी से, ताप से सुरक्षित होनी चाहिए, वायरिंग का जो कॉस्ट है वो भी बहुत कम होना चाहिए, अपीयरेंस उसकी अच्छी होनी चाहिए, उसका गुड लुक होना चाहिए, और ऐसे स्थानों पर की जाए जहाँ पे हम आसानी से अपना काम कर सकें। तो इसको ईजीनेस बोलते हैं, सुगमता। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये आप समझ सकते हो। तो चलिए दूसरा टॉपिक पर चलते हैं, वायरिंग सिस्टम। वायरिंग सिस्टम देखो, ये कॉमन सा क्वेश्चन है, वायरिंग सिस्टम होता क्या है। तो वायरिंग सिस्टम की डेफिनेशन आप ऐसे भी समझ सकते हो कि वायरिंग का सिस्टम जो है हमारे घर में कैसे कैसे, यानी कि कौन से किस तरीके हैं जिनसे हम वायरिंग करते हैं। तो सप्लाई जो हमारे घर पर आती है उसको हम बोलते हैं विद्युत ऊर्जा वितरण। जो आपके यहाँ से, यानी कि जो आपका इंस्टॉलेशन है, यानी कि वायरिंग जब घर के अंदर की जाती है, या मतलब तो यहाँ पे 2 प्रकार के तरीके हैं।
आपके पास एक तो होता है ट्री सिस्टम और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो मेन लाइन आपकी आती है उसमें आपके बार बार टेपिंग करके इसको आप अलग अलग जगह यूज लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टेपिंग सिस्टम या ट्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाता है, जैसे जैसे लाइन की लंबाई बढ़ती जाती है तो ये आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होता है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर वोल्टेज अलग अलग मिलता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, आजकल ये बहुत कम यूज होती है। तो दूसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि जो एक प्रॉपर सीक्वेंस है, और ये सबसे यानी कि आजकल जो सबसे ज़्यादा उपयोग इसका हो रहा है। तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा वितरण से जो हमारे यहाँ पे केबल आती है वो सर्विस लाइन कहलाती है। तो ये डिस्कॉम कंपनी की तरफ से आती है। तो सर्विस लाइन जो है यहाँ हमारे ये घर पर जो ऊर्जा मीटर लगा होता है उसमें पहुँचती है, यानी कि उसके यहाँ पे इनपुट होता है। ऊर्जा मीटर से जो बाहर जो आउटपुट निकलता है इसको बोलते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूटर। मेन डिस्ट्रीब्यूटर से जो आपके यहाँ पे जो बड़ा सा एक बक्सा लगा होता है वो घर के बाहर की साइड में ऊर्जा मीटर के साथ में लगा होता है, यहाँ पे जहाँ पे आप उसको कंट्रोल करना चाहो वहाँ पे ये आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है। इसके बाद में अलग अलग सेक्शन में जहाँ पे आप ले जाना चाहते हो सप्लाई, तो वहाँ पे जो जैसे आपका ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इसी तरह से, तो ये सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बोलते हैं इनको। ये घर के अंदर भी लगाए जा सकते हैं, जैसे आपके अलग अलग जगह जहाँ भी आपकी सूटेबिलिटी हो। तो इसमें क्या है कि जैसे वहाँ से फिर ये बेसिक यही है कि सर्विस लाइन से लेकर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो ये इसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है और वायरिंग का सबसे अच्छा मेथड यही है। तो इसमें समान वोल्टेज मिलता है, जो भी पैरेलल कनेक्शन होते हैं इनमें सभी लोड पॉइंट पर समान इक्वल वोल्टेज आता है, जो सप्लाई वोल्टेज जो आपके सर्विस लाइन पर जो अवेलेबल होता है। अब सभी लोगों के लिए कॉमन सा क्वेश्चन है कि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमारे घर तक कैसे पहुंचती है या दुकान तक या फैक्ट्री तक कैसे पहुंचती है। तो इसके दो मेथड है, एक डोमेस्टिक है, एक इंडस्ट्रियल। डोमेस्टिक मेथड में यह है कि आपके बेसिक दो चीज़ें हैं कि डिस्कॉम कंपनी दो तरह से हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करती है। या तो ओवरहेड लाइन के जो पोल हैं उनके थ्रू उनके द्वारा जो पोल से जो केबल जो कनेक्टेड होती है वो आपके सर्विस लाइन कहलाती है और वो ऊर्जा मीटर तक यानी कि एनर्जी मीटर तक आती है। और दूसरा तरीका यह है कि जो अंडरग्राउंड के सिस्टम होता है वहाँ पे जो अंडरग्राउंड केबलें होती हैं उनका जंक्शन बॉक्स होता है, तो उनको बोलते हैं मेंस पिलर। तो मेंस पिलर से जो छोटी केबलें आती हैं आपके कॉलोनी में अलग अलग ग्रो में, उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो ओवरहेड पोल वाली को बोलते हैं सर्विस मेंस, और जैसे और दूसरी हैं उनको बोलते हैं अंडरग्राउंड केबल। तो ये सब आपके एनर्जी मीटर तक आती हैं। तो अब एनर्जी मीटर अगर डोमेस्टिक के केस में है सिंगल फेज का, तो यहाँ से आपके एनर्जी मीटर से जो आपका वही ऊपर वाला सीक्वेंस जैसे मैंने बताया आपको, फ्यूज लगा होता है और फ्यूज लगता है हमेशा फेज में, और न्यूट्रल की होती है एक लिंक। इसके द्वारा मेन स्विच जो घर में आपको पता है कि फ्यूज न्यूट्रल है, तो यहाँ पे अपना एक आइसोलेटर होता है। आजकल पहले होता था DPIC और आजकल होता है आइसोलेटर। तो DPIC डबल पोल आयरन क्लैड स्विच, और आजकल जो आइसोलेटर होता है वो MCB की तरह एक कंसीडर यूनिट होती है, यानी छोटा P और N को कंट्रोल करने के लिए, यानी फेज और न्यूट्रल को कंट्रोल करने के लिए आइसोलेटर होता है, जिसको मेन स्विच बोलते हैं। तो यहाँ से फिर ये MCB बॉक्स से निकल कर अलग अलग फ्यूज या MCB से होकर आपके फेज और न्यूट्रल के रूप में अलग अलग कमरों तक जाती है। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में यही है कि जो विद्युत ऊर्जा जो डिस्कॉम कंपनी है उसके बाद में जो एनर्जी मीटर तक जो आपके एनर्जी फीड होती है, तो यहाँ से क्या है कि आपका एनर्जी मीटर यहाँ पे 3 फेज टाइप का होता है। तो यहाँ से फेज और न्यूट्रल लिंक के द्वारा मेन स्विच, अब यहाँ पे मेन स्विच का क्या है कि जैसे TPIC होता है, ट्रिपल पोल आयरन क्लैड स्विच, या आइसोलेटर जो होता है वो आपका TPN होता है, TPN। ये काफ़ी सारी एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको विशेष नोट, ये जो शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ जो नाम है या आप विशेष तौर से याद रखें और देख भी सकते हो आप। आइसोलेटर यहाँ पे है लेकिन समझने में क्या है ये TPN। तो यहाँ से होती हुई आपकी बस बार होती है, एक 4 हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं, तो वहाँ पे उसको बस बार बोलते हैं। बस बार से अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू, यानी कि जो भी आपका वर्क प्लेस होता है वहाँ पे अलग अलग केबल्स के थ्रू ये वहाँ पे जाती है बस बार से कार्यस्थल तक।
और कार्यस्थल पर मेन स्विच लगे होते हैं अलग अलग। तो जैसे कुछ लाइट के सर्किट हैं, कुछ छोटी मशीनों के हैं, कुछ पावर मशीनों के हैं, तो वहाँ से आपके अलग अलग MCB बॉक्स तक जाती है और MCB बॉक्स से आपकी मशीनें कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह से आपका औद्योगिक के लिए हुआ। अब कनेक्शन मेथड फॉर डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, तो घरेलू तार स्थापना के लिए कनेक्शन के प्रकार जो हैं आपके यहाँ पे कुछ इस तरह से हैं। टी विधि है, यानी कि जो अलग अलग फेज स्विच तक न्यूट्रल जाते हैं, जो हम देखते हैं कि फेज और न्यूट्रल जो अलग अलग स्विच से जाते हैं, यानी कि जो आपके रूम के अंदर जो वायरिंग करनी हो उस वहाँ तो स्विच बोर्ड का अलग अलग लोड से कनेक्ट करने के लिए 2 मेथड, एक टी मेथड है। तो टी मेथड में क्या है कि अलग अलग लूपिंग अलग अलग दोनों लाइनें फेज और न्यूट्रल जो हैं वो प्रत्येक स्विच तक जाते हैं, तो वहाँ से आपका स्विच कनेक्ट होता है। दूसरा मेथड यह है कि लूप मेथड में यह है कि आपका जो न्यूट्रल वायर है वो पॉइंट पॉइंट तक लूप हो जाता है, वो छत और दीवार में। और स्विच जो है, यानी कि एक स्विच से दूसरे स्विच तक जो फेज है, यानी कि फेज को हम स्विच बोर्ड में एक बार लगा देते हैं और उसको बाईपास करते हैं, यानी कि स्विच से स्विच तक फेज को पास किया जाता है। ये दोनों लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको बहुत अपने हिसाब से समझ सकते हो कैसे क्या होता है। तो स्विच जो है, जो वहाँ से एक तो स्विच आपस में फेज पास कर लेते हैं, दूसरा है कि न्यूट्रल ऊपर लोड में लूप हो जाता है। तो अब जो आपके स्विच से और लोड तक जो लाइन की जो पॉइंट तक जो वायर जाती है उसको हम बोलते हैं हाफ वायर, यानी कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो लोड कनेक्ट होता है, यानी कि लोड चलता है, यानी कि जैसे पंखा चलाना हो पंखा चलेगा, लैंप जलाना हो लैंप जलेगा, तो वो वाली वायर वो उसको हम बोलते हैं हाफ वायर। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा जाता है, इसकी अच्छी फ्रीक्वेंसी आती है। और वॉल सॉकेट जो है, वॉल सॉकेट में क्या है कि वॉल सॉकेट में आपको न्यूट्रल है अंदर ही लूप किया जाता है, जब कभी ज़रूरत होती है तो बाहर हम निकाल के उसका कनेक्शन कर लेते हैं। और आपके लेटेस्ट जितनी भी एग्जाम्स होते रहे हैं इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।